नमस्कार, आदाब। मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। मैं हूं इस वक्त मातली में, आईटीबीपी के एयरबेस में। धराली की हर एक कहानी आप अलग अलग चैनल्स पे देख रहे होंगे। ये भी देख रहे होंगे कि लोगों की कितनी परेशानियां हुई, किस तरह से उनको रेस्क्यू किया गया। आपने आर्मी की तस्वीर भी देखी होगी, लोगों के रेस्क्यू ऑपरेशंस भी देखे होंगे। लेकिन मैं कुछ ऐसे जर्नलिस्ट के साथ हूं जो जमीन पे उतरकर उन्होंने इस पूरे मामले को स्टार्ट से लेके एंड तक नजर रखी, कवर किया। तो मैं आप लोगों के पास ये एंगल लेके आया हूं। मेरे साथ दो सीनियर जर्नलिस्ट हैं और मैं उनसे बात करूंगा और उनकी नज़र से इस पूरे केस के ऊपर, इस पूरे आपदा के ऊपर स्टार्ट से लेके एंड तक बात करने की कोशिश करूंगा। इससे आपको एक डीप इंसाइट मिलेगा इस पूरी स्टोरी का, और उत्तराखंड में जिस तरह से ये आपदाएं आ रही हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है। क्योंकि ये लोग यहीं से पले बड़े हुए और यहीं पे पूरे सिस्टम को इन लोगों ने संभाला और खबर की बारीकी को समझा और आप तक सच्चाई लेकर ये लोग पहुंचे। मेरे साथ सुनील जी हैं, सुनील थापलियाल, और मैं उनसे बात करूंगा। मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और काफ़ी सीनियर जर्नलिस्ट हैं। साथ में मेरे साथ एक जर्नलिस्ट और हैं, बलबीर जी। सुनील से पहले मैं आपसे बात करूंगा, मुझे बताइए शुरुआत इसकी कैसे हुई, कैसी न्यूज़ ब्रेक हुई और किस तरह से ये सब चला। जी क्योंकि उत्तरकाशी ये बड़ा संवेदनशील है और यहाँ की तो नियति है आपदा। मतलब कुछ ना कुछ जो है हर बार जो है आपदाओं से लोग जूझते हैं। भूकंप जैसा बड़ा त्रासदी यहाँ लोगों ने झेली है। और जिस तरह से धराली और हरसिल में जो बादल फटने की घटना के बाद की स्थिति थी, तो सैकड़ों का अंतर रहा। मतलब जो लोग बच पाए हैं वो सिर्फ ये है कि जो सामने धराली गांव है, वो धराली के सामने जो मुखवा गांव है, वहाँ के लोगों ने जब सीटियां बजाई, जब आवाज़ें लगाई, तो फिर उनको महसूस हुआ और फिर वो भागते नजर आए। विजुअली जब आप वायरल जो वीडियो हो रहा है उसको भी आप देख रहे होंगे, तो वहीं के जो लोग थे उन्होंने उस टाइम कवरेज भी किया था उसको। भाग रहे हैं लोग, लेकिन टाइम नहीं दिया उस आपदा ने। जो जलजला आया वो इस इतनी स्पीड में था कि 30 से 40 सेकंड में वो पूरा अपना खेल कर गया। और आज कई जिंदगियां हैं जो अभी तक पुख्ता तो नहीं हो पाई हैं, जो ज़मीन के नीचे हैं लोग दबे हुए। और उनकी संख्याएं कितनी हैं, लेकिन शुरुआती दौर में ये जरूर कहा जा रहा है कि 60-70 लोग हो सकते हैं। लेकिन जो लोग बचे हैं वो आज भी उस भयावह मंजर को जब देखते हैं, जब हम लोगों के बात उन लोगों से होती है, जब वो लोग बताते हैं, तो लगता है कि ये जिंदगी और वो क्षणिक भर में जो है उड़ा के ले गई वो पूरी आपदा। और आज रेस्क्यू टीम भले ही जो है ये बड़ा सौभाग्य भी हम कहेंगे कि आर्मी का वहाँ कैंप था, वहाँ भी आर्मी के भी कुछ जवान जो हैं वो लापता हैं, तकरीबन 11। और जो लोग हैं 60 से 70 लोग, उनकी संख्या और भी बढ़ सकती है। क्योंकि जो धराली है वो ऐसा कस्बा है जो रमणीक स्थल भी है। वहाँ पर एक दैव्य ये मंदिर भी है जिसके दर्शन करने के लिए तीर्थ यात्री और वहाँ के जो स्थानीय जो लोग हैं, वहाँ मेला भी चल रहा था। उसी देवता का मेला था जिसमें वो लोग एकत्रित हुए थे। और गनीमत रही कि वो अगर उस दौरान वहाँ मंदिर में नहीं होते या गांव में नहीं होते, तो शायद वो भी जो है इस जलजले के साथ जो है वो भी निकल चुके होते। लेकिन जो मार्केट के लोग थे, क्योंकि 40 से अधिक होटल जो हैं, होम स्टे हैं, वो पूरा जो है ताश के पत्तों की तरह गिरे हैं। तो उनके अंदर रहने वाले जो कुछ कर्मचारी, जो 2 से 3 लोग अगर हम माने, तो तकरीबन ये संख्या जो है ये 70-80 से ऊपर भी जा सकती है। तो ये बड़ा भयावह मंजर था। अभी इसलिए भी क्लियर नहीं हो पाया कि सरकार, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जो सेना के और आईटीबीपी के जवान जो लगे हैं, उनकी पहली प्राथमिकता है कि जो लोग तीर्थ यात्री हैं या स्थानीय लोग जो फंसे हैं, उनको किसी तरह से रेस्क्यू करके बाहर निकाला जाए, उनको सुरक्षित जो है निकाला जाए। तो वो सिलसिला जो है लगभग कंप्लीट हो चुका है। और अब जो है मेनली जो लोग वहाँ दबे हैं या जो लापता हैं, उनकी खोज भी अब शुरू हो गई है। तो हम लोग लगातार ये कवरेज कर रहे हैं। और दुर्भाग्य ये रहा कि इस आपदा की वजह से जो गंगोत्री नेशनल हाईवे है वो जगह जगह से बाधित हो गया है। हमारे सारे मित्र जो है आधे रास्ते तक फंसे रहे। कुछ लोग पैदल भी पहुंचे हैं वहाँ पर, 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर पैदल चल के जो है वो लोग वहाँ पहुंचे हैं। तो ये भयावह मंजर, पुल बह गए, वास आउट रोड हो गई है और उसको बनने में अभी 2 से 3 दिन और लगेंगे। यानी कह सकते हैं कि 5 तारीख को, मंगलवार को ये आपदा आई थी और आज आप सोच सकते हैं कितने दिन हो गए, अभी तक भी मार्ग नहीं खुल पाया है। और हेलीकॉप्टर और जो सेना के जो वो हेलीकॉप्टर, उनके थ्रू जो है वहाँ रसद और जो रेस्क्यू के जो सामान हैं और उपकरण हैं वो पहुँचाए जरूर गए हैं। और अभी भी क्योंकि 15 से 20 दिन और लगेंगे ये पता करने में कि कौन कौन लोग थे। भले ही छिटपुट आंकड़े आ रहे हैं, क्योंकि अब लोग खोजबीन में शुरू निकले हैं। अब जैसे वहाँ पे सेना के कैंप के पास एक गुज्जर लोग, 60 लोगों का परिवार उनका था, उनका भी कुछ पता नहीं चल पा रहा है।
इसी तरह से तीर्थ यात्री भी थे जो दराली में रुके हुए थे, उनका भी कुछ पता नहीं चल पा रहा। तो अब जैसे जैसे उनके परिजन आएंगे तो पता चलेगा कि कितने लोग थे, और उसमें भी प्रशासन और जो अधिकारी हैं वो लगे हैं कि कितने आंकड़े हैं। और बलबीर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, तजर्बा आपने भी किया है, हादसे आपने भी देखे हैं, आपदाएं देखी हैं। इस बार वाली आपदा की खबरें कुछ क्लैरिटी के साथ सामने नहीं आ रही हैं, और उसके पीछे शायद बड़ा रीज़न है रोड कनेक्टिविटी का। क्या कहते हो, आपके तजर्बे के हिसाब से क्या सच्चाई है? कितने आंकड़े आने चाहिए, कितने आंकड़े आ सकते हैं? क्या लगता है, आपका आकलन क्या है? बिल्कुल, जो हम भी ग्राउंड जीरो पे जो कवरेज कर रहे हैं, जो हमारे संपर्क है, और जब ये आपदा आई थी तो जो लोग बताते हैं जो बच के आए हैं वहाँ से, तो उनका कहना था कि 40 से 50 लोग जो नीचे की तरफ भाग रहे थे, कुछ ऊपर की तरफ भाग रहे थे, कुछ सैलाब के आगोश में वो बता रहे कि आए हैं, और कुछ इन्हीं में से जो होटल थे जो एकदम से जब जलजला आया तो पूरी तरह से धराशायी हो गया, तो उसमें भी काफ़ी लोग थे। तो ये आंकड़ा काफ़ी बढ़ने की संभावना है, और इसमें कोशिश अभी ये की जा रही है कि जो रेस्क्यू में जो टीमें हैं, अगर वहाँ से जो लोग आते हैं वो जब पहुँच जाते हैं तो उसके बाद अगर नहीं मिलता है लोग, तब जाके प्रशासन इस हालत में होगा कि ये लापता है। तो सही आंकड़ा देने सही आंकड़ा अंदर की बातें तो सच्चाई है कि लोग पुलिस के पास तो पहुंच रहे होंगे अपने परिजनों के बारे में बताने के लिए कि भाई हमारे लोग गए थे, धराली गए थे, उत्तरकाशी आए थे, वो मिसिंग है। तो इस तरह का कोई आंकड़ा, इंटरनल आंकड़ा आप लोगों के पास नहीं है? देखो, इसके पास से कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है अभी तक। जो आंकड़े की बात करें तो आंकड़ा अभी तक सामने नहीं रखा गया है, और उसकी वजह यही है कि कहीं ना कहीं जो रेस्क्यू टीम में जो अधिकारी लगे हुए उनका भी ये सोचना है कि जब ऊपर से जो रेस्क्यू करके ये नीचे आएंगे तो शायद हो सके तो उनमें उनके लोग हो। तो अभी वो आंकड़ा इसलिए जारी नहीं कर रहे। हमने देखा कि परसों एक पच के एक जो चालक था, जो गाड़ी आप देख सकते हो कि ब्लैक रंग की गाड़ी चल रही है, वो बच के जब आया तो उसने 4 लोगों की मिसिंग की बात यहाँ पे रखनी चाहिए, पर वहाँ पे ये कह के उसको बोल दिया गया है कि अभी आप रुकिए, अभी कोई ऐसी रिपोर्ट दर्ज नहीं की जा रही है, क्योंकि उम्मीद है कि शायद जो रेस्क्यू जिस तरह से इस तरह लोगों को ला रहे हैं तो कहीं ना कहीं बच के आ सकते हैं। और एक इस पूरे जो ये प्रकृति आपदा आई है, ये मेरे हिसाब से ये पहली बार मैं देख रहा हूँ कि जो ये आपदा इस तरह की आई है कि 1 से 2 बजे के बीच में धराली में बादल फटा और धराली तबाह हो गया, और आर्मी की टीम रेस्क्यू के लिए वहाँ जाती है ग्राउंड जीरो पे और रेस्क्यू शुरू कर देती है। फिर 2 घंटे के अंतराल के बाद जो हर्सिल है, बेस कैंप है जो आर्मी का, वहाँ पे बादल फटता है और आर्मी के जो जवान है लापता हो जाते हैं। 26 गुज्जर का परिवार वहाँ पे रहते हैं, वो भी पूरी तरह से लापता हो जाते हैं। तो उसके बाद एक आगे सुक्की जगह पड़ती है, वहाँ पे भी इसी तरह का एक जलजला आता है और 3 हो जाता है। उससे पहले गंगनानी में रात को, तो इस तरह का उत्तरकाशी में आज तक हमने नहीं सुना कि इस तरह के बादल हर 1-2 घंटे बाद फटे हों। तो प्रकृति में इतना बड़ा चेंज आना कहीं ना कहीं सोचनीय विषय है। अध्ययन इसके लिए किया जा रहा है। अब अध्ययन जब निकलेगा तो क्या क्या कारण हो सकते हैं, पर जिस तरह से 4 घटनाएं एक के बाद एक हुई और बड़ा नुकसान जो पूरा क्षेत्र है हर्सिल घाटी का, सड़कें बह गई, पुल बह गया। तो इस तरह की आपदा हमने भी कवरेज की। 2013 की आपदा हमने देखा था, हमने बड़ी कवरेज वहाँ पे की थी। तो 2013 में भी धराली में मलबा घुसा था, पर इस तरह की आपदा नहीं आया। जो होटल थे उनके अंदर मलबा घुसा, पर होटल धराशायी नहीं हुए, ये हुआ। पर इस बार जलजला चंद सेकंडों में ही सब कुछ बहा ले गया। और ये एक जगह नहीं हुआ, पहले धराली में हुआ, फिर हर्सिल में हुआ, फिर सुक्की के पास एक गदेरा आया, फिर गंगरानी के पास पुल बह गया। तो कह सकते कि 4 जगह पे इस तरह का आना प्रकृति का कितना बड़ा प्रकृति ने रौद्र रूप दिखाया है इस पूरी घाटी में। तो लोग दहशत में भी है, और इस तरह की जो घटना हुई है उससे सबक लेने की जरूरत है। खास मैं देख रहा हूँ कि अब जो आर्मी का जो बेस कैंप है वो सालों से उसी जगह पे है जहाँ पे मुहाना है गदेरे का, तो बेस कैंप वहाँ पे बनाया हो। कई बार ऐसा नहीं कि अगर हम बात करें धराली की,
तो ये जो गदेरा है कई बार आता है, उफान में आता है, और मलवा कई बार जो शहर है वहाँ पे घुस जाता है। इसी तरह से जो आर्मी का जो बेस कैंप है वहाँ पे भी मलबा आता है और घुस जाता है कई बार ये करके। तो इसमें कहीं ना कहीं जो अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी है, इनको पहले ही सबक लेना चाहिए था कि इस तरह की घटना आ रही है, क्यों नहीं इन लोगों को खाली कराया जाए। और जब भी आपदाएं आते हैं उसके बाद ही कहते हैं कि हम अध्ययन कर रहे हैं, हमने अलर्ट कर दिया था। पर इस तरह के जितनी भी जगह है जहाँ पे बस्तियाँ हैं, इनको पहले ही समय पे अब खाली कराना चाहिए, क्योंकि प्रकृति का रौद्र रूप जिस तरह से सामने आ रहा है, तो उससे कह सकते हैं कि जो नदी किनारे जो मुहानों पे जो बसे हुए लोग हैं वो भविष्य में सुरक्षित नहीं है, और इनको समय रहते सरकार को संज्ञान भगवान लेके, की लाठी कह सकते हैं। भगवान की लाठी भी हम इसको कहेंगे, पर उससे पहले हम खुद वहाँ पे बसे हैं। जैसे कि धराली तो कह सकते हैं कि धराली के सालों से इधर उधर था, पहले भी वहाँ आपदाएं आए हैं। पर खासकर आर्मी का बेस कैंप की हम बात करेंगे तो आर्मी का जो बेस कैंप है वो सीधे मुहाने पे है। अब जब आपदा आई तो जब बादल फटा तो पूरा मुहाने, पूरा जो आर्मी का जो बेस कैंप था वहाँ पे, उसको पूरी तरह से तबाह कर गया। तो हम खुद वहाँ पे बसे हैं। तो ये जो पहाड़ों पे हकीकत ये है कि जो गार्ड गदेरे जो रहते हैं वहाँ पे सालों में कई सालों में आपदाएं आती रही है, और जब भी नुकसान होता है तो ऐसी जगहों पे ज़्यादा नुकसान होता है जब हम खुद खतरे वाली जगह पे हम अपना बेस कैंप या फिर जो हमारा स्ट्रक्चर होता है उसको हम खड़ा कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं भविष्य में ऐसी जगह जो जहाँ लगे उनको चिन्हित करके पहले ही या फिर बरसात के सीजन में उनको उस जगह से हटा दिया जाए, ये किया जा सकता है। नहीं तो आने वाले समय में ऐसी भी कई जगह हैं जहाँ इस तरह के रौद्र रूप प्रकृति का जब देखने को मिलेगा तो इस तरह का भारी नुकसान हो सकता है। सुनील सर, मेरा आखिरी सवाल है आपसे, मैं ज़्यादा परेशान नहीं करूंगा, आप भी यहाँ पे कवरेज कर रहे हैं। मीडिया का वहाँ तक ना पहुँच पाना, सड़क मार्ग क्योंकि नहीं बन रहा है, उसके अलावा भी आप देख रहे होंगे कि काफ़ी कम जर्नलिस्ट वहाँ तक पहुँच पाए किसी सेना की मदद से। आपको लगता है कि मीडिया को एक्सेस वहाँ होना चाहिए ताकि हकीकत बाहर आए, लोगों का असली आंकड़ा और ग्राउंड में क्या सिचुएशन है ये पता लगे? क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल। अभी जैसे आजकल तो ये स्थिति हो गई है कि एक टाइम था हमारे टाइम की जब कभी फैक्स किया करते थे हम लोग, फीड जो है जो कैसेट थी वो भिजवाया करते थे। लेकिन आज हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, और उस मोबाइल की वजह से रहा है कि जो दराली की जो भीषण आपदा है वो एक तरह से स्पष्ट नजर आई कि किस तरह की भीषण आपदा थी, कैसा जलजला जब आया तो कैसे लोगों ने अपनी दौड़ करके भाग करके अपनी जान बचाई, कुछ लोग जो हैं मलबे के नीचे आ गए। तो ये आज जो है इतना जरूर था कि जो रास्ते थे गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग, और ये तो सामरिक दृष्टि से भी बड़ा वो है कि पूरा चाइना बॉर्डर है, और सेना आर्मी हो या आईटीबीपी है, इनकी रसादर, इनकी जो रोजमर्रा के जो सामान है वो भी जो है बाई रोड ही जाते थे। अब भले ये है कि हेलीपैड और हेलीकॉप्टर की वजह से जो है कुछ पहुंच पा रहा है, रोड के क्षतिग्रस्त होने की वजह से लोग जो है वहां नहीं पहुंच पाए। भले ही कुछ मीडिया कर्मी हैं जो पैदल वहां पहुंचे, 30-40 किलोमीटर पैदल चल के वहां पहुंचे, लेकिन अभी रास्ता बनने में टाइम लगेगा क्योंकि कुदरती कहर है। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि किसी की वजह से हुआ है, ये कुदरती कहर है, और कुदरती कहर के सामने सरकार हो, शासन हो, प्रशासन हो, सब फेल हो जाते हैं। क्योंकि कहर जब बरपाती है कुदरत तो फिर कुछ नहीं देखती है, उसके लिए सब समान होता है। और ये जरूर है कि मीडिया को वहाँ जाने दिया जाना चाहिए, और बाकायदा जो हकीकत है और लोगों का जो दुख दर्द है वो बयां होना चाहिए। और सरकार कितनी मदद कर रही है, सरकार कितनी हेल्प कर रही है, सेना कितनी हेल्प कर रही है, आईटीबीपी कितनी हेल्प कर रही है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ किस तरह का रेस्क्यू कार्य कर रही है, वो भी लोगों तक पहुंचे तो मीडिया का जाना तो जरूरी होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप ये देख सकते हैं कि मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा ये हेलीकॉप्टर दिखाएं। इस हेलीकॉप्टर के जरिए वहाँ से रेस्क्यू करके जो लोग दरबदर हो गए थे, तरबतर हो गए थे, उन लोगों को इस हेलीकॉप्टर के जरिए यहाँ लाया जा रहा है रेस्क्यू करके। मैं यहाँ पे अब कुछ लोगों से बात करूंगा जिनकी जानें बची हैं, वो कैसे सेफ हुए, और आईटीबीपी, सेना, एनडीआरएफ किस तरह से लोगों को रेस्क्यू कर रही है, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। आज 9 अगस्त है, वक्त हुआ है तकरीबन सुबह 8 बजे, और सारे जवान, सारी पुलिस सिर्फ इसी जद्दोजहद में लगी है कि लोग किस तरह से लोगों को वहां से निकाला जाए। हेलीकॉप्टर के जरिए कई हेलीकॉप्टर, सुबह मैं 6 बजे से यहाँ पे हूँ और कवर कर रहा हूँ,
यहाँ एम्बुलेंस है, मेडिकल टीमें बिठाई गई हैं। यहाँ पे उन लोगों को अब यहाँ से उनके सुरक्षित स्थानों पे भेजा जाएगा। मैंने और मेरे कैमरामैन ने बहुत मेहनत की है ये रिपोर्ट आप तक लाने के लिए। मैं चाहता हूँ कि आप इस खबर को ज़रूर देखें। मोहम्मद इकबाल, मेरे कैमरामैन, वकार अहमद, इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स के लिए। स्टूडियो वाले डिबेट करते हैं, हम ग्राउंड पे सच ढूंढते हैं। दिस इज इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स।